So I'm started recording now. So कहाँ पर थे? So in native phase, protein molecules are separated based upon charge is to mass ratio. But in the SDS phase, charge is to, वहां भी charge is to mass ratio पर ही separate हो रहा है, but the charge component is constant. So the mass component becomes important. Okay, so on the basis of mass component, protein molecules are separated. But in the native case, the value of charge is to mass ratio will come into the effect. So यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ओके आगे आज हम लोग दूसरा टाइप का क्रोमेट सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे, सेकेंड कैटेगरी कह लो, और उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। समझ रहे हो बात को? क्रोमेटो, देखो लास्ट क्लास हम जो लेते हैं प्रोजेक्टर पर वो हो नहीं पाया, तो ऐसा अच्छा फिगर रहता है एसडीएस पेज का, और इससे समझने में आसानी रहता है। कोई नहीं, नोट्स दे देंगे, देख लेना, सब लिखा हुआ रहेगा उसमें। समझ तो गए ही हो, और किसी को समझ में नहीं आए कुछ भी Space. Important. तो वो हमसे कुछ व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है, ग्रुप में पूछना, इंडिविजुअली मैसेज मेरे को मत करना। मेरे लिए इंडिविजुअली सबका ट्रैक रिकॉर्ड करना, सबका मोबाइल नंबर, इसीलिए मैं पूरे क्लास में 1-2 स्टूडेंट का नंबर सेव करता हूँ, ज्यादा किसी का नहीं, ठीक है? उसके बाद सब अगर मैसेज करेगा तो मेरे लिए मुश्किल है सबको ट्रेस बैक करना, कौन है स्टूडेंट है। एनीवे, तो ग्रुप में मैसेज करोगे, कोई भी सवाल रहेगा वहीं ग्रुप पर वॉइस आंसर या टाइप करके हम दे देंगे, जो पढ़ा चुके हैं उसमें अगर कुछ दिक्कत रहा तो। आज ये लेक्चर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा टेढ़ा है। सुन रहे हो? Sir. हाँ, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में आप लोगों को, लोकल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। क्रोमेटोग्राफी जो है एक्चुअली क्या है? सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स, और यू कैन से दैट सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर। ओके, तो बेसिकली आप, तो ये क्रोमेटोग्राफी है, और इस देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। किस तरह से हम मिक्सचर में जो हमारा कंपोनेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, ओके, दैट इज योर सैंपल। आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, बहुत सारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है। अब आप उसको प्यूरिफाई करना चाहते हो, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को, इन द फंक्शनल स्टेट। वो फंक्शनल स्टेट में भी प्रोटीन मॉलिक्यूल रहेगा, आप उसको प्यूरिफाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उस सैंपल मिक्सचर वो सैंपल मिक्सचर में क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और द कंपोनेंट्स ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसको आप सेपरेट करना है। तो दैट मिक्सचर और दैट सैंपल विल बी अप्लाइड टू ए स्टेशनरी फेज। Basically, this apparatus, this whole apparatus is made up of a stationary phase and a mobile phase. Mobile phase and stationary phase, एकदम याद रहने लायक नाम है। मोबाइल से, मोबाइल यूज करते हो, अभी सबके हाथ में होगा, समझ लो एक मोबाइल, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक मोबाइल फेज है और एक स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज जो अस्थिर रहता है, मोबाइल फेज जो चलता है यानी गतिशील होता है। ये क्रोमेटोग्राफी जो अपरेटस है उसका ये मेन कंपोनेंट है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। यहां से अब आप लोग ध्यान दीजिए, मोबाइल फेज का क्या काम है, स्टेशनरी फेज का क्या काम है।
आप कभी देखे हो पहले कि पुराने जमाने में एक पानी को साफ करने के लिए लोग क्या करते थे? पहले ऊपर में कंकड़ पत्थर डाल दिया, नीचे में बालू का लेयर रहता था, इसी तरह पार्टिकल का, तो पानी, गंदला पानी जो है आपका साफ हो जाता है। इवन जंगल में भी जो सफारी फारी जंगल करता है, ये सब सब है ना, एडवेंचर, वो सब क्या करता है? पानी साफ करने के लिए क्या करेगा? बालू के सैंड को कलेक्ट करेगा, सैंड को किसी कॉलम में पैक करेगा और उसमें ऊपर में जो मटमैला पानी है, गंदला पानी, उसमें डाल देगा। तो क्या होगा उससे? क्या होगा? पानी सर साफ हो जाएगा उससे। फिल्टर होगा पानी, ठीक है। अगर आप सपोज करो एक पतीला में वैसा कर रहे हो, मिट्टी का बर्तन में, और उसके नीचे में छेद कर दिए छोटा सा, और ऊपर में गंदला पानी ऐड कर दिए, तो क्या होगा? नीचे से जो पानी आपका कलेक्ट होगा, गिरेगा ठोप 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 ठोप, वो साफ होगा कंपैरेटिवली ऊपर वाले पानी से। होगा कि नहीं साफ? तो ये भी एक तरह का एक बेसिक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। ये पूरा एपरेटस आप समझ लो, ये क्रोमेटोग्राफी एपरेटस है। यहाँ पर क्या है? मिक्सचर क्या है? आपका गंदला पानी जो मिक्सचर है, और आपका इंटरेस्ट किस में है? साफ पानी में। तो आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? यहाँ पर मोबाइल फेज क्या हो गया आपका? वही गंदला पानी मोबाइल फेज हो गया। और स्टेशनरी फेज क्या हो गया? बालू और कंकड़ जो पतीला में भरे थे, वो स्टेशनरी फेज। और जो बाहर नीचे से ठोप ठोप गिर रहा है, उसको हम कहते हैं इल्यूशन। ये सब टर्म आप लोग समझ जाइए, आगे यूज होगा इल्यूशन। तो जब हम इल्यूशन बोलेंगे तो समझना कि एंड स्टेप पर, लास्ट स्टेप पर उसका फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उस ऑपरेटर से, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन। ये आपको समझ में आई इतनी बात? क्रोमेटोग्राफी यस सर। मोबाइल जी फेज सर। होता है, स्टेशनरी फेज होता है, और हम अपने सैंपल को स्टेशनरी फेज पर डाल देते हैं। अब आप ये फोटो देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्रैक्शन कलेक्ट कर रहा है, इसी को क्या बोले हम? इल्यूशन, इल्यूशन फ्रैक्शन। और इल्यूटेड मॉलिक्यूल जो आपका आया, इसमें इल्यूटेड मॉलिक्यूल आया। तो वहां पर तो एक सिंपल सा भी एग्जाम्पल देके बताए, पानी साफ करने वाला। सपोज करो इसमें वही पानी ही साफ कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? गंदला पानी लोड किए सैंपल, जिसको साफ करना है। उसके बाद क्या किए? यहाँ पर पूरा बालू भरे हुए थे, तो इसको पानी डाल, थोड़ा सा सैंपल डाले, ठीक है। चूंकि यहाँ पर मोबाइल फेज भी जो है पानी है, वही गंदला पानी ही है, और सैंपल भी पानी ही है जिसको साफ करना है। तो इसमें मोबाइल फेज भी वही हो गया जो सैंपल हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे? इसको तर करेंगे। देखते हो ईंटा उंटा भिंजाता है मजदूर मकान में लगाने से पहले, तो पानी से उसको तर करता है, भिंगाता है पूरा। तो उसी तरह इसको पहले क्या करेंगे? बालू में जब पानी डालोगे, थोड़ा सा पानी डालोगे तो तुरंत तो निकलेगा नहीं, थोड़ा सा पानी इसमें फंस जाएगा, यानी तर होगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो कुछ तर होने का मतलब जो आपका इसमें पानी था, कुछ इसमें भी फंसेगा। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी फेज जो है उसमें आपका क्या है? सैंड पार्टिकल्स। और सैंड पार्टिकल्स का क्या है? सब सैंड पार्टिकल्स का अपना अपना सरफेस एरिया है। सब अलग अलग पार्टिकल है, तो सब अलग अलग जब पार्टिकल है तो सबका अपना अपना सरफेस एरिया है पार्टिकल का। तो सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट, टू द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल सम वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट एडजॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब कहना कहते हैं उसको जिसमें अंदर घुस जाता है। अगर पार्टिकल के अंदर घुस जाए पानी तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्ब। जैसे कागज पानी को सोखता है तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का। लेकिन वही अगर ग्लास सरफेस पर पानी अगर आ गया तो कहेंगे एडजॉर्ब। बी और डी का फर्क है। तो ग्लास यहां पर क्या था? बालू था, बालू पर सतह पर, बालू के कण के सतह पर पानी का जो है कण वो चिपक जाता है,
एब्जॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस पे, बालू के अंदर नहीं घुसता है, बालू के पार्टिकल। तुम देखे होगे ट्रैक्टर बालू लाता है नदी से तो ठोप ठोप गिरते रहता है ट्रेलर से नीचे रोड पर, देखे होगे आराम से। क्यों गिर रहा है पानी? क्योंकि जो पानी ट्रैप हो गया बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस, पार्टिकल सरफेस, वो पानी फिर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, समझ गया? और फाइनली पूरा बालू को फैला देते हैं धूप में तो सूख जाता है। तो सूखता कैसे है? तो बालू के सरफेस पर, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया, सब पार्टिकल का सब अलग अलग सरफेस है, सब पार्टिकल का अपना अपना सरफेस एरिया, और टोटल पार्टिकल का सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया हो जाएगा वो। तो इसी कंसेप्ट का यूज किया गया कि हम इसी तरह पार्टिकल मैटर टाइप का कोई चीज स्टेशनरी फेज में हम लोड कर दें, और उसके बाद हम अपना बायोलॉजिकल सैंपल, केमिकल सैंपल, ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इसका आविष्कार जो है एक्चुअली केमिस्ट्री लैब में ही केमिस्ट्री के लिए हुआ था। एक्चुअली ये सब हम लोग बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं सब केमिस्ट्री से ही आया है, ठीक है। तो ये उन लोगों ने, केमिस्ट्री वालों ने बनाया कि दो कंपाउंड को हमको अलग करना है मिक्सचर में, अगर वो दो कंपाउंड है तो उस सैंपल को हम लोड कर देंगे स्टेशनरी फेज में। तो जब सैंपल का जो दो कंपाउंड है, सपोज करो एक सिंपल सैंपल सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड बी, देन कंपाउंड ए will having some affinity with the stationary phase, as well as compound B also will be having some affinity with the stationary phase। कहने का मतलब हुआ कि जब आप सैंपल लोड करोगे स्टेशनरी फेज के ऊपर, स्टेशनरी फेज में जिस सैंपल से आपको कंपोनेंट अलग अलग करना है, सपोज प्रोटीन का मिक्सचर है, तो हर प्रोटीन का जो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगा जो कि डिफाइन होगा बेस्ड अपॉन इट्स अमाइनो एसिड कंपोजिशंस। So the affinity of the protein molecule to the stationary phase will be different for different protein molecule. Some protein molecules will have more hydrophobic amino acids, some will have charged amino acids, some will have aromatic amino। So इस तरह से different compositions की वजह से आपके सैंपल में जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज से अलग अलग होगी। यानी उसको आप समझ लो बाइंडिंग कैपेसिटी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? बोलते जाओ हूं हाँ एकदम क्लियर है सर। यस सर क्लियर। जैसे एक साधारण एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको हम एक ट्यूब में थोड़ा सा वॉल्यूम में हम नमक का घोल और 1 चम्मच तेल है, नमक का घोल है पानी में और 1 चम्मच तेल है उसमें। 1 चम्मच नमक के पानी का घोल है और 1 चम्मच तेल है, यानी 2 चम्मच, दोनों मिला दिए। अब हम बोलेंगे कि भैया इससे तेलवा को अलग कर दो और नमक को अलग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो और पानी को भी अलग कर दो। तीन चीज है, नमक है, पानी है, तेल है, तीनों को अलग कर दो। तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 ही चम्मच मटेरियल है, तो आप उसको एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी बना लिए और इसमें भर दिए। सपोज यहाँ पर स्टेशनरी फेज में बहुत सारा चॉइस ऑफ मटेरियल है, बालू भी है, सैंड पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन आजकल मॉडर्न सिलिका यूज करते हैं एंड एल्यूमिनियम रहता है और सब पॉलीमर भी है, कुछ कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ। लेकिन बेसिकली स्टेशनरी फेज का काम क्या है कि पार्टिकल साइज में होगा स्टेशनरी फेज, एंड ईच पार्टिकल साइज विल कंट्रीब्यूट इट्स सरफेस एरिया, and to that surface area your sample will get attached to that surface। सैंपल तो बहुत कम अमाउंट में है, इसीलिए इसके ऊपर हम मोबाइल फेज डालते हैं। मोबाइल फेज क्या है? लिक्विड है और सैंपल फेज सॉलिड है, ठीक है। तो अभी हम अगर आपको कहें कि 2 चम्मच है, इस 2 चम्मच में नमक है, पानी है और तेल है, और इस सबको अलग अलग करो, और इतना लंबा कॉलम है,
तो अब जैसे ही 2 चम्मच ऊपर में डालोगे, क्यों मोबाइल फेज की जरूरत पड़ी, हम आपको समझाने के लिए करें। जैसे ही 2 चम्मच ऊपर डालोगे, ये यहाँ तक में आके सूख गया, यहीं तक में आके तर हो गया, फिर नीचे जाएगा ही नहीं, यहीं पर तक में समा गया वो। 2 चम्मच था, इतने बालू में समा गया वो। और नीचे जाएगा तब ना अलग अलग होगा। तो आप क्या किए, पहले तो आप 2 चम्मच वो डाल दिए नमक पानी का घोल। अब आप क्या किए, मोबाइल फेज में आप अपना चॉइस करें कि कौन सा हम लिक्विड यूज करें, जिससे इस लिक्विड का भी बाइंडिंग एफिनिटी जो है हमारे सैंपल में जो कंपोनेंट्स है उसमें अलग अलग हो, और वो बाइंडिंग एफिनिटी जो है सैंपल का जो कंपोनेंट है जिसको अलग अलग करना है, उसका बाइंडिंग एफिनिटी जो स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल के साथ है और स्टेशनरी फेज का जो सरफेस एरिया पर वो सब बटा हुआ है, उसको वो रिप्लेस कर दे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यानी मोबाइल फेज का मॉलिक्यूल वहां पर स्टेशनरी फेज पर के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए, और सरफेस के पर जो एडजॉर्ब हुआ पहले से सैंपल था उसको रिप्लेस कर दे। तो क्या होगा, सैंपल एल्यूट आउट हो जाएगा, नीचे चला आएगा। तो कैसे रिप्लेस करेगा? अगर सैंपल का इंटरेक्शन एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा हो तब एल्यूट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर सैंपल का एफिनिटी मोबाइल फेज की एफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी तब क्या होगा, सैंपल को रिप्लेस कर देगा, मोबाइल फेज विल बाइंड विद द स्टेशनरी फेज एंड द एक्सेस ऑफ मोबाइल फेज विल वॉश अवे विद द लोडेड सैंपल। किसी को समझ में नहीं आ रहा है बोलो, क्योंकि बहुत भारी चैप्टर है ये, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आ गया होगा अभी हम जो बोले। आ रहा है सर समझ में। ठीक है, तो हम जब लोड किए यहाँ ऊपर, तो वो अभी जो छोटा सा एग्जांपल लेके चले थे, 2 चम्मच है, उसमें नमक है, पानी है और तेल है, वो यहीं तक में समा गया। अब हम मोबाइल फेज में क्या यूज करें, कौन सा सॉल्यूशन यूज करें जिससे नमक, तो हम सोचेंगे क्या यूज करें। तो सबसे पहले हम तो सोचेंगे कि पानी ही यूज कर लो, क्योंकि सॉल्ट जो है वाटर सॉल्युबल है। तो सॉल्ट जो भी यहाँ पर ट्रैप हुआ होगा पानी में, वो वॉश हो करके एक्सेस जब ये पूरा तर हो जाएगा, तो जितना भी सॉल्ट है वो जो है सो वॉश हो करके निकल के आ जाएगा पानी में। और तेल जो है उसका एफिनिटी ज्यादा रहेगा वहां पर बालू से, वो वहीं फंसा हुआ रह जाएगा। तो पहले जो हम ऊपर से पानी डालते जा रहे हैं, सॉल्ट बाहर आ गया, तो पहला फ्रैक्शन में सॉल्ट बाहर आ गया। अब यहाँ पर जैसे मोबाइल फेज ऐड किए, सैंपल का सेपरेशन शुरू हो गया, क्योंकि इस मोबाइल फेज के साथ अब देखो जो आगे जा रहा है यानी ग्रीन वाला, ये जो है ये क्या है, वीकर इंटरेक्शन है। किसके साथ वीकर इंटरेक्शन है इसका? स्टेशनरी फेज के साथ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वीकर इंटरेक्शन जो है स्टेशनरी फेज के साथ है, बट स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन किसके साथ है? मोबाइल फेज के साथ। तभी तो ये मोबाइल फेज बह रहा है ऊपर से। ये जो एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमाउंट कांस्टेंट है, इसको आप ये समझना ऊपर से इंजेक्टर सिस्टम है जिसमें मोबाइल फेज इज कंटिन्यूअसली बीइंग एडेड। लगातार इसमें मोबाइल फेज, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल फेज यूज होता है, बहुत सारा लिक्विड ऐड करते जाएंगे, तर हो गया, उसके बाद बाहर निकलने के लिए और भी एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, तो बाहर जाते जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन कलेक्ट होते जाएगा। तो मोबाइल फेज हम कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हैं। तो मोबाइल फेज के कंटिन्यूअसली ऐड करने की वजह से जो हमारा सैंपल था, उसमें सैंपल का जो सैंपल में जिस कंपोनेंट का एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ कम था, ठीक है, सॉरी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा था, यानी स्टेशनरी फेज के साथ कम था, इसलिए स्टेशनरी फेज से वो बाहर आ जाता है पहले। ठीक है, यानी पहले कौन एल्यूट आउट हुआ? जिसका एफिनिटी मोबाइल फेज से ज्यादा, स्टेशनरी फेज से कम। उसके बाद फिर धीरे धीरे नंबर आते जाएगा। तो अब हमारा पहले क्या हो गया, स्टेशनरी फेज के साथ सॉल्ट का इंटरेक्शन ज्यादा था, क्योंकि सॉल्ट तो बहुत बढ़िया से पानी में डिजोल्व, और स्टेशनरी फेज हमारा भी जो पिछला एग्जांपल में मिट्टी पानी और ये लेके नमक पानी और तेल का लेके चले थे, तो ये पहले यहाँ पर नमक बाहर आ गया, उसका वीकर इंटरेक्शन था नमक का इन कंपेरिजन, नमक का सॉल्ट यहाँ पर बालू के साथ, नमक का बालू के साथ इंटरेक्शन जो है वीकर होगा इन कंपेरिजन विथ
पानी के साथ, नमक का पानी के साथ, तो नमक पानी में घुल के बाहर आ गया। नाउ तेल की बारी आएगी, अब पीछे से तेल चल रहा है, तो ऊपर से, तो अभी हम पानी दे दिया, अब हम श्योर हो गए कि जितना भी पानी में डिजॉल्व मटेरियल था वो सब निकल के बाहर आ गया। लेकिन तेल तो पानी में डिजॉल्व नहीं है, वो तो पानी के साथ बह के बाहर आएगा नहीं, वो तो फंसा हुआ, वो वाटर सरफेस पर अटैच्ड है, सिलिका सरफेस पर। तो हम थोड़ा सा इसका सर तेल तो लोडेड सैंपल में है, जो पानी जब डाले थे वो तेल उसमें फंस गया था। यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं तुमको, ठीक है, कि कैसे करते हैं। अभी हम अगर सिर्फ सैंपल लेके चलते, बार बार सैंपल बोलते रहते, तो आपको समझ में नहीं आता। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सपोज करो हम 2 चम्मच आपको एक मिक्सचर दिए जिसमें 1 चम्मच तेल है और 1 चम्मच में पानी और नमक है, और उसको मिला दिए, और हम कहें कि अब ये तीनों को अलग अलग करो। तो जब तीनों को अलग अलग करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, तो यहाँ पर तो हम स्टेशनरी फेज हम पैक किए हैं। क्या आपका चॉइस है, आपके पास बहुत सारा मटेरियल जिससे आप स्टेशनरी फेज बना सकते हो, या तो बालू भर दो या सिलिका भर दो, या अभी आर्टिफिशियली आता है सब एल्यूमिनियम का मटेरियल, पॉलीमर मटेरियल, उससे डाल दो। तो ये कॉलम पैक हो गया, आपने कॉलम बना लिया। अब कॉलम बना करके आपने वो जो 2 चम्मच दिए थे सैंपल, वो आपने लोड कर दिया। अब लोड करने के बाद अब सोचोगे कि मोबाइल फेज में क्या करें जो सबसे पहले हमारा बाहर आ जाए फ्रैक्शन। तो आप देखे जान ही रहे हो कि इसमें सॉल्ट है, तो सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, देन यू विल चूज वाटर एज ए सॉल्युबल मीडियम फॉर द मोबाइल फेज, वाटर चूज करोगे। तो आप तेल तो यूज करोगे ना, मान लो कि यहाँ मोबाइल फेज में आपने तेल यूज कर लिया, ठीक है। अगर मोबाइल फेज में तेल यूज कर लिया तो पहले तेल बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल इज डिजॉल्व इन ऑयल। तो पहला फ्रैक्शन क्या हो गया, ऑयल का, और बाद में लास्ट वाला फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्ट का। लेकिन मोबाइल फेज अगर आपने वाटर ले लिया, सोल्यूबल वाटर, तो पहला फ्रैक्शन हो गया, इनिशियल फ्रैक्शन विल बी ऑफ सॉल्ट, और जो लेटर बाद वाला फ्रैक्शन होगा वो ऑयल का होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई? जी सर। तो ये आपके चॉइस पर है कि आप मोबाइल फेज, आपको फ्रीडम है, आप जैसा उसमें कंपोनेंट होगा आप यूज करोगे मोबाइल फेज। बहुत सब तरह का मोबाइल फेज यूज होता है, बेंजीन को भी यूज करते हैं एज ए मोबाइल फेज, एज ए क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, वाटर को भी यूज कर सकते हो, इथेनॉल, मिथेनॉल, ओके। और बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, इंक्रीजिंग पोलैरिटी एंड डिक्रीजिंग पोलैरिटी और द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, मोबाइल फेज आगे हम लोग देखेंगे 2 तरह का होता है, एक आइसोक्रेटिक होता है और एक होता है। तो इसी एग्जांपल में वो चीज हम आपको दिखा देंगे, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट वाला। तो कहने का मतलब आइसोक्रेटिक क्या हो गया। अब इसमें हम देखो, अगर सपोज मोबाइल फेज में हमने आप चूज किया वाटर, और कॉन्स्टेंटली हम वाटर ही डालते जा रहे हैं सारे फ्रैक्शंस को निकालने के लिए, सारे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, हमारा मोबाइल फेज और द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज सेम। इफ दिस चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज सेम, हम कंटिन्यूअसली एक ही तरह का मोबाइल फेज ऐड करते जा रहे हैं, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोक्रेटिक इल्यूशन। यानी एक ही तरह के सॉल्वेंट को यूज करके हमने एल्यूट किया। तो जो एल्यूट किए हैं उसमें वो भी एक सॉल्यूशन ही है, बट इन दैट सॉल्यूशन योर कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट। समझ रहे हो? जब एल्यूट हुआ तो ऐसा नहीं कि वो अकेले आया, वो आया मोबाइल फेज के साथ। तो इस ट्यूब में मोबाइल फेज के साथ वो सॉल्यूट भरा हुआ है, ठीक है। मोबाइल फेज सॉल्वेंट है और उसमें ये सॉल्यूट है। तो पानी जब निकला, पहले अगर पानी हम मोबाइल फेज में यूज किए तो नमक जो निकला, समझ लो ये नमक है और इसमें पानी भरा हुआ है इस इल्यूशन फ्रैक्शन में, ओके। तो हम अगर एक ही बार बार पानी ही यूज करते रहे तो पहला दूसरा फ्रैक्शन में सब नमक बाहर आ गया। अब बाद वाले फ्रैक्शन में थोड़ा थोड़ा पानी भी, बाद वाले फ्रैक्शन में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा तेल का अंश भी आना शुरू होगा ना, हल्का हल्का तेल का बूंदा भी थोड़ा थोड़ा चमचमाते हुए आना शुरू करेगा। तो अगर हम एक ही तरह का मोबाइल फेज रखें तो हमको बहुत सारा इल्यूशन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी उसी 1 चम्मच तेल को हमको निकालने के लिए, क्योंकि सब जबरदस्ती सब तो एक ही बार में निकलेगा, कुछ बैठा रहेगा कुछ निकलेगा, हर बार थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉपलेट अलग होते जाएगा, क्योंकि
आपके मोबाइल फेज में जो मटेरियल है वो पानी है, पानी का ऑयल के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन है, उसका ज्यादा इंटरेक्शन अभी स्टेशनरी फेज के साथ है। तो आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम मोबाइल फेज का यूज करोगे तब जा करके आपका वो अलग होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको मोबाइल फेज ज्यादा लग रहा है, ज्यादा खर्चा बैठ रहा है। अब आप क्या किए, मोबाइल फेज को चेंज कर दिए, यानी वैसा मोबाइल आपने शुरू के फ्रैक्शन के लिए मोबाइल फेज को रखा वाटर सोल्यूबल, और लेटर फ्रैक्शन के लिए मोबाइल फेज को आपने बदल के कर दिया हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक कोई केमिकल, सपोज बेंजीन कर दिया। अब ये ऑयल जो है इजिली सोल्यूबल इन बेंजीन। तो यहां तक में जब आप श्योर हो गए कि 4 फ्रैक्शन में सारा नमक निकल चुका है, 1 2 3 4 ट्यूब में नमक निकल गया, बाद में उस सब ट्यूब से फिर उस नमक को आप प्यूरिफाई करोगे, यानी जो भी प्रोटीन निकला होगा, यहाँ पर नमक लेके प्रोटीन निकला होगा उसको प्यूरिफाई कर सकते हो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से, या बाद में उसको इवेपोरेशन करके लायोफिलाइज करके, ठीक है, इवेपोरेशन कर दिया यानी लायोफिलाइज कर दिया, वैक्यूम लायोफिलाइज होता है वैक्यूम में इवेपोरेशन करना, वैक्यूम में इसको इवेपोरेट कर दिए तो सारा मोबाइल फेज निकल गया। अब जो आपका जो पाउडरी सब्सटेंस बचा वो प्योर आपका क्या है, उस मिक्सचर में जो डाला गया डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट था जिसको हम आपको अलग अलग करने कहे थे, वो प्योर मिल गया नीचे। लेकिन अब आप ये हो गया एक तरह से हो गया ग्रेडियंट सिस्टम ऑफ इल्यूशन। तो इसमें फायदा क्या मिलता है, पहले तो आप मोबाइल फेज में ऐड किए, दूसरा यानी उसका पोलरिटी को आप चेंज कर दिए, यानी वाटर इज ए पोलर ना, वाटर मॉलिक्यूल में पोलरिटी रहता है ना, पढ़े होगे केमिस्ट्री में, तो वाटर इज ए पोलर कंपाउंड, बट बेंजीन इज नॉट ए पोलर कंपाउंड। तो बेंजीन का हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा, हाइड्रोफोबिसिटी मींस कार्बन लविंग और वाटर रिपेलिंग, और हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हाइड्रोफिलिक था आपका मोबाइल फेज, अब आपने हाइड्रोफोबिक कर दिया। अब हाइड्रोफोबिक कर देने से चेंज कर दिया 2-3 के बाद आपने, तो अब आपका ऑयल जो है उसमें इजिली डिजोल्व होकर के एक ही 2 फ्रैक्शन में पूरा का पूरा तेल निकल गया। आपको बहुत ज्यादा मोबाइल फेज खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर एक ही रखते, पानी ही रखते, तो बहुत सारा पानी खर्च होता है, तेल को भी